नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार सचान कृषि संस्कृति चैनल के माध्यम से आज आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, चैनल का नाम है कृषि संस्कृति। विषय सारे कृषि के हैं और मैं कृषि के संबंध में बहुत सारे वीडियो पहले भी आपको भेज चुका हूँ। आज एक बार फिर हम खेती की बात करेंगे, क्योंकि खेती एक बहुत बड़ा विषय है और उस पर एक दिन में चर्चा नहीं हो सकती है। तो कृषि जो वर्तमान में इस देश का जो गांव है, जो किसान है और जो आम उपभोक्ता है, वो बहुत दुखी है। जहां किसान अपनी खेती से खुश नहीं है, वहीं उस खेती का प्रोड्यूस खाने वाला भी खुश नहीं है। कारण ये है कि खेती का जो वर्तमान करने का तरीका है वो हमारा सनातन कृषि से अलग हो चुका है। कृषि तो मेरे जीवन की सनातन संस्कृति का हिस्सा है और कृषि का संपूर्ण दारोमदार प्रकृति के वैभव पर निर्भर है। तो मनुष्य को खेती करते समय प्रकृति के वैभव का ध्यान रखना चाहिए। पिछले 60-70 सालों से हमने जो खेती करने का जो तौर तरीका अपनाया, उसमें अपनी आवश्यकताएं ज़्यादा बढ़ा लीं और प्रकृति की व्यवस्था का ध्यान नहीं रखा। इसलिए खेती में नए नए जो है चैलेंज आते चले जा रहे हैं और नई नई समस्याएं जन्म ले रही हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको खेती की बात बताऊंगा। हालांकि खेती में बहुत से ऐसे विषय हैं, जैसे लोग कहते हैं कि साहब कौन सी प्रजाति बोएं, कौन सी फसल बोएं, किसकी पैदावार ज़्यादा है, किसमें आमदनी ज़्यादा मिलेगी, विषय ये रहते हैं। और मूल विषय मैं भूल जाता हूँ कि ऐसा क्या किया जाए कि फसल उत्पादन में लागत कम हो जाए और फसल का स्वाद बढ़ जाए और उस ऐसे उपज को खा कर के हम स्वस्थ बने रहें। ये विषय पीछे हो गए और केवल लालच और अधिक पैदावार की बात को लेकर के जब हम आगे बढ़े तो आज बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखिए, एक कृषि होती थी जो, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सनातन कृषि ही एक ऐसा विषय है जिसके आगे संस्कृति शब्द आता है। कृषि संस्कृति, जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर एक विषय ये ऐसा है कि जिसके आगे कल्चर शब्द है। एग्रीकल्चर, कृषि संस्कृति। दुनिया का और ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके आगे कल्चर शब्द आता हो। लेकिन हाँ, एग्रीकल्चर के जो विषय हैं उनके सब के आगे जो है कल्चर शब्द आता है, संस्कृति शब्द आता है। यानी कि कृषि हमारी वह प्राचीन परंपरा है जो संस्कृति से सीधे ताल्लुकात रखती है। संस्कृति का मतलब संस्कृत भाषा से नहीं है, संस्कृति का मतलब है संस्कारों से। तो कृषि एक संस्कार है। तो एक शब्द था सनातन कृषि। सनातन कृषि का मतलब क्या था कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ, जैसे खेती करेगा, बगीचे लगाएगा, फूल उगाएगा, औषधि उगाएगा, फसलें उगाएगा, तो अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ जब मनुष्य प्रकृति की व्यवस्था को साथ लेकर के चलता है, यानी खेती करते समय मुझे मालूम होना चाहिए कि हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति इतनी है और हमें अमुक फसल बोनी चाहिए। हमारी ज़मीन के आसपास जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पानी की व्यवस्था ऐसी है, उसके अनुरूप कितनी एरिया में संचित फसल करें, कितनी एरिया में असंचित फसल करें। हमारे इस इलाके की बायोडाइवर्सिटी ऐसी है, हमारे इस इलाके की क्लाइमेट ऐसी है कि अमुक फसल ही यहाँ ले सकते हैं। तो जो प्रकृति अलाउ करती है, तो प्रकृति के अनुरूप खेती करता हूँ, अपनी आवश्यकताओं को ध्यान रखता हूँ एवं प्रकृति की व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दूंगा। जब ये सोच होती तो उसको कहते हैं सनातन कृषि। उसके बाद जब आबादी बढ़ती है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती हैं, बढ़ती क्या, लोगों ने अपनी ज़रूरतें ज़बरदस्ती बढ़ा ली। तो जब हम अपनी ज़रूरतों को बढ़ाते हैं तो फिर मेरे मन में क्या आता है कि हमको अपनी इतनी ज़मीन से इतने मूल्य की चीज़ चाहिए। अपनी ज़रूरतों को बढ़ा लेना
और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने लगना, ये आधुनिक कृषि है। आधुनिक कृषि में केवल एक ही विषय है कि हमको धान की उपज इतनी कैसे मिले, हमको टमाटर इतना कैसे मिले, यानी हम जो फसल बोएंगे हम उसका मैक्सिमम उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं। हम ये नहीं ध्यान रखते कि जहाँ पर मैं अमुक खेती कर रहा हूँ उस ज़मीन की उर्वरा शक्ति कितनी है, वहाँ पर सिंचाई के लिए भूगर्भ जल का स्तर कितना है, नहर है, जलाशय है कि नहीं है। बस हमको तो ये फसल लेनी है और इतना उत्पादन लेना है। तो ये आधुनिक कृषि का हिस्सा है कि हमने कृषि को अर्थशास्त्र बना दिया। हमको इतना लाभ चाहिए ही चाहिए, उसके बदले फसल में ज़मीन में कुछ भी डालना पड़े वो मैं डालूँगा, लेकिन हमको तो इतना उत्पादन चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ मेरी फसलों की उत्पादन लागत बढ़ जाती है वहीं पर प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता का दोहन शुरू हो जाता है। तो जब पिछले 70-80 सालों से जब हम आधुनिक कृषि में प्रवेश कर गए तो उसका परिणाम आज सबके सामने है। आज भी जब लोग कहते हैं ना कि खेती को ऐसा किया जाए जिसमें किसान की आमदनी बढ़े, तो ये मुझे बड़ा हास्यास्पद विषय लगता है। किसान की आमदनी बढ़ाने से पहले हमने कभी सोचा है कि प्रकृति के वैभव को हमने बढ़ाया है क्या? प्रकृति के वैभव का अगर ध्यान रखेंगे तो किसान की आमदनी तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। जैसा 1960 के दशक के आसपास सब लोगों ने सुना है, कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम मान निषिद्ध चाकरी भीख निदान। जब हम खेती को अर्थशास्त्र के नज़रिए से नहीं देखते थे तब मेरा किसान समृद्ध था। क्यों? क्योंकि वो सनातन संस्कृति करता था, खेत की मेड़ बनाता था, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाता था, गाय पालता था, बैल पालता था, बकरी पालता था और ट्रेडिशनल फसलें उगाता था। पानी के संसाधन नहीं थे, बोरिंग नहीं जानता था। तो जो वर्षा आधारित कृषि थी कि जो प्रकृति उसको अलाउ करती है, तो प्रकृति को देख करके, प्रकृति की व्यवस्था को समझ करके वो फसलों का चयन करता था, तो फायदे में था। क्योंकि बैल से, गाय से खेती करता था, रासायनिक खादें नहीं थी, कोई भी पेस्टिसाइड नहीं था, बोरिंग का खर्चा नहीं था, बिजली का खर्चा नहीं था, ट्रैक्टर का किराया नहीं देना था। तो क्या था? उन्नत खेती मध्यम मान निषिद्ध चाकरी भीख निदान। फिर क्या हुआ? जैसे ही मैं आधुनिक कृषि में आया तो आधुनिक कृषि के मात्र 50-60 साल बीते हैं। आज क्या हुआ? देश का जाने कितना किसान आत्महत्या कर लेता है, देश के जाने कितने किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके शहरों में जो है रोजगार के लिए भटकते फिर रहे हैं, और जो किसान गांव छोड़ करके शहरों में आ गए और उनकी ज़मीनें कोई दूसरा व्यक्ति जोतने लगा, तो वो क्या कर रहा है? वो नमक डाल करके, यूरिया डाल करके, निरमा डाल करके खेतों का दोहन कर रहा है। यानी किराए की कोक की क्या वैल्यू है? जब ज़मीन किसी ने 5,000 रुपये बीघा किराए पर वार्षिक ले लिया है तो वो सोचता है कि इससे जितना कुछ निकाल सकता हूँ निकाल लूँ। ये आधुनिक कृषि का जो परिणाम है, परिणाम क्या हुआ? देखिए, उत्पादन लागत बढ़ गई। जैसा कि सभी लोग, किसान आत्महत्या क्यों करता है? क्योंकि उसकी उत्पादन लागत इतनी ज़्यादा हो गई कि उस फसल की उपज का मूल्य उतना नहीं मिला। प्राकृतिक संसाधन खत्म होने लगे। जैसा कि आप जानते हैं, भूमि में उर्वरा शक्ति कम हो गई और भूगर्भ जल स्तर खत्म हो गया। भोजन जहरीला हो गया और हम बीमार हो गए। स्वाद एवं स्वास्थ्य दोनों नष्ट हो गए। ना भोजन में स्वाद आता है और ना मेरा शरीर स्वस्थ है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई। किसकी वजह से? आधुनिक कृषि प्रणाली की वजह से। क्योंकि कृषि को मैंने बताया सनातन संस्कृति का हिस्सा है, और कृषि वो संस्कृति है जो सर्वे बंधु सुखना सर्वे संतु निरामया पर यकीन करके चलती है। अब विषय आया कि जब मनुष्य का स्वास्थ्य खराब होने लगा तो लोगों ने कहा कि नहीं भाई, ये तो ठीक नहीं है, रासायनिक कृषि जैविक कृषि की ओर लौटा जाए। तो जैविक कृषि का जो इस समय का जो सिस्टम है कि जैविक कृषि में केवल इतनी बात ध्यान रखी जाती है मनुष्य के स्वास्थ्य की कि भाई भोजन में खेती करते समय जो रसायन जाते हैं वो रसायनों को बंद कर दीजिए और जैविक निवेश शुरू कर दीजिए।
यानी कि जैविक खाद डालिए, बायो फर्टिलाइज़र डालिए और यूरिया डीएपी का प्रयोग कम करिए, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड का प्रयोग कम करिए। ये जो जैविक कृषि है ना, ये अपने आप में कंप्लीट कृषि नहीं है, ये फिर हमको अंधकार की ओर ले जाने वाली। क्योंकि मैंने बताया कि कृषि तो हमारी प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर करती है, और जैविक कृषि में मैं प्रकृति की व्यवस्था में निखार लाने का कोई कार्यक्रम नहीं कर रहा हूँ। बस इतना समझौता कर रहा हूँ कि अगर हम रसायन नहीं डालेंगे, रसायन डाल करके अगर 40 कुंटल पैदा हो रहा था और अगर जैविक विधि से करेंगे 30 कुंटल होगा, तो फिर 30 कुंटल का हमको मूल अधिक मिलेगा, यानी उपज का मूल अधिक मिल जाएगा, तो हम वहाँ पर अपना भरपाई कर लेंगे। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के ज़मीन की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, भूगर्भ जल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, जैव विविधता को ठीक रखने के लिए इसमें कोई कार्यक्रम नहीं है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, बहुत सारे किसान आज भी जो रसायन आधारित कृषि छोड़ करके जैविक कृषि में आना भी चाहते हैं, तो उनके भी मन में एक ही चीज़ है कि साहब मैं जैविक खेती शुरू कर रहा हूं और मैं अपने इस उपज को कहाँ बेचूं ताकि हमारी उपज इस मूल्य पर बिक जाए। अब चूंकि हमारे देश में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो किसान वास्तव में जैविक खेती कर रहा हो उसको आइडेंटिफाइड किया जाए, किसान भी ये विश्वास दिलाने में असमर्थ है कि वास्तव में मैं जैविक खेती कर रहा हूँ, तो जो किसान जाने अनजाने जैविक खेती करना शुरू कर देते हैं इस लालच से, चूँकि वो मीडिया में सुनते हैं, अखबार के माध्यम से उनको एक खबर है कि जैविक खेती से पैदा किया गया गेहूं जो है 25 रुपये किलो बिकता है, जैविक सब्जियों की डिमांड बढ़ गई है, तो वो जैविक खेती शुरू कर देता है। लेकिन उसको कोई जानता नहीं है। अब वो अपनी उपज अगर बाज़ार में ले जाए और किसी बनिया आड़तिया के पास कहे कि ये भाई साहब मेरी जैविक है, तो तुरंत कहता है तुम्हारे पास जैविक का सर्टिफिकेट है? तो चारों खाने चित्त हो जाता, कहता नहीं है, तो बोले बस तो तुम्हारी जैविक नहीं है। तो जैविक कृषि हमको इस लालच से नहीं करनी कि हमारी उपज का मूल्य अधिक मिलेगा। जैविक कृषि का मतलब ये है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को ठीक करने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। हम अपने खेत के आसपास की जो है जैव विविधता जो थी उसको ठीक करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। हम अपने फसलों की उत्पादन लागत को कम करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। मैं उस फसल का उपज का मूल्य खाऊंगा तो मैं बीमार नहीं होऊंगा, इसलिए मुझे जैविक खेती करनी है। तो जैविक कृषि हमको लालच में नहीं करनी। जैसे ही लालच शब्द आता है तो फिर ये जैविक कृषि फिर बंद हो जाती, फिर रहती तो रासायनिक कृषि है, केवल जैविक कृषि का लोग नाम लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमें अगेन जो सनातन कृषि है, कृषि संस्कृति की ओर फिर लौटना है। और कृषि संस्कृति का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यानी खेती में, जैसे आज की तारीख में लोग कह देते हैं कि जैविक खेती में कि साहब हम ये बायो फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो इससे वो हो जाए, नाइट्रोजन नहीं देना पड़ेगा, ये कर देंगे तो इससे जो है कीड़ा नहीं आएगा, ये कर देंगे तो इससे बीमारी नहीं आएगी। लेकिन फिर वो कहते हैं कि लेकिन साहब ये बताइए अगर कीड़ा आ ही गया तो फिर वो जैविक खेती की जो बात बता रहा था आपको, फिर वो कहता है कि यार वो तो देखो उसका तो कोई उपाय नहीं है, या फिर वो कहेगा नीम का काढ़ा डालो, या फिर वो कहेगा फेरोमोन ट्रैप लगाओ। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये भाव मेरे मन में आता है कि मेरी फसल में कोई कीड़ा ना लगे, तो ये भाव अपने आप में गलत है। क्योंकि ऐसे समझिए कि सनातन जो शब्द है, सनातन शब्द की ओर जब हम जाते हैं प्राचीन व्यवस्था की ओर, तो परमात्मा की 84 लाख योनियाँ हैं और जीवे जीवाहार, हर इकाई कौन सा जीव कौन सा भोजन करेगा ये सुनिश्चित हो चुका है। तो जो फसल को खाने वाले कुछ कीड़े हैं जो फसलों पर ही आश्रित हैं वो रहेंगे। तो हम कहते हैं ना दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम। तो वो जो इंसेक्ट या जो प्रकृति की जो जीव इकाई हमारी फसल को नुकसान करती है, तो हम उसका केवल नुकसान का पहलू देखते हैं। उसने हमको फसल उत्पादन में कितने सहयोग कर चुका है, सहयोग हमको नहीं दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पर जब चूहा था, खेतों में चूहा खूब हुआ करता था, तो चूहा बहुत गहरे गहरे बिल बनाता था मेड़ के किनारे से, और बरसात का पानी उन चूहों के बिलों के माध्यम से तेज़ी के साथ नीचे जाता था। केंचुआ 3-3 मीटर गहरी सुरंगें बनाता था, बरसात का पानी उन सुरंगों के माध्यम से नीचे जाता था। फिर मैंने क्या किया, दीमक
अब कुछ प्रोफेशनल लोग थे जिन्होंने को बिजनेस करना था, उन्होंने कहा दीमक तो बहुत खतरनाक जीव है, तो दीमक को मारने के लिए, चूहे को मारने के लिए लोगों ने अभियान चलाया। तो दीमक को मारते मारते केंचुआ मर गया और हैवी इंसेक्टिसाइड को डाले तो उससे चूहा मर गया, सांप मर गया, बिच्छू मर गया, सब जीव मर गए। अब क्या होता है, बरसात का पानी जो है नीचे नहीं जा पाता है क्योंकि हैवी ट्रैक्टर चलता है ज़मीन पर और ज़मीन को कॉम्पैक्ट कर देता है। तो जब पानी नहीं होगा आगे आने वाले दिनों में, जैसा कि सब लोग जान रहे हैं, 60 साल पहले जिन गाँव में कुओं से पानी पिया जाता था, 40 साल पहले, 25 साल पहले कुआं संस्कृति नष्ट हो गई। संपूर्ण देश के गांव के कुएं सूख गए। फिर हैंडपंप आया। 80-90 फुट, 120 फुट पर हैंडपंप से पानी पीना लोगों ने शुरू किया। फिर अभी 10 साल पहले से वो हैंडपंप भी धोखा दे गए। अब जो हैंडपंप 250 फुट की गहराई पर लगाया जाता है तो उसको चलाना बड़ा मुश्किल है, तो लोगों ने सबमर्सिबल लगवा लिया। आज की तारीख में कुछ अपवाद स्वरूप तराई के एरिया छोड़ दो, जल भराव वाले एरिया छोड़ दो, तो देश का 85% हिस्सा ऐसा है जहां पीने का पानी जो है 250 से और 400 फुट गहराई से आता है, तो हैंडपंप से नहीं निकाला जा सकता, तो हम सबमर्सिबल लगा लिए। हमारी जो कृषि संस्कृति है वो ये सिखाती है केवल फसल उत्पादन करके लाभ प्राप्त करने की बात नहीं है। हमारा जीवन कैसे सस्टेन रहेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां कैसे यहाँ मुस्कुराएंगी, मुद्दा ये है। तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों को कैसे बचा करके रखें, आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी कैसे रहे, ज़मीन की उर्वरता कैसे रहे, बायोडाइवर्सिटी कैसे मेंटेन हो, तो कृषि संस्कृति का हिस्सा है। जो मैंने बताया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया पर आधारित है। जब हम इस संस्कृति को लेके चलते हैं तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, उत्तम खेती, मध्यम बान, निश्चित चाकरी, भीख निदान। हम जैसे ही लालच को छोड़ देते हैं, जैसे हमारे 60 साल पहले हमारे बाबा को, हमारे पिताजी को खेती में लालच का नज़रिया नहीं था, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत कुछ था। तब लोग नौकरी करना नहीं चाहते थे। तब अगर किसी को कहा जाए कि तुम तहसीलदार बनोगे क्या, तो वो 40-50 बीघे वाला किसान कहता था हम गुलामी करेंगे। आज स्थिति क्या हो गई, जब हम कृषि को अर्थशास्त्र में ढकेल दिए तो क्या हो गई कि आज आदमी अपनी 4-5 बीघा ज़मीन बेच करके अपने बच्चे को जो है चपरासी बनाना चाहता है। तो आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा गांव का परिवेश खत्म हो गया, गांव की संस्कृति खत्म हो गई, गांव के प्राकृतिक संसाधन लुटते चले जा रहे हैं। तो हमें आने वाली पीढ़ियों को आगे ध्यान में रखना है। ये छोटा विषय नहीं है कि हम अपने जीवन की बात करें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बची कितनी है। हम इस धरती के अंतिम व्यक्ति नहीं हैं। हमारे मरने के बाद यहाँ अनादिकाल तक ये मानव सभ्यता चलती रहेगी। तो अनादिकाल तक मानव सभ्यता यहाँ धरती पर जिंदा रहे, इस निमित्त जो काम करते हैं उसको हम संस्कृति कहते हैं। प्रकृति का, पर्यावरण का और मानव सभ्यता का संरक्षण, ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। और अर्थशास्त्र में क्या है, अर्थशास्त्र में मैं संस्कृति शब्द को भूल जाता हूँ। मुझे आमदनी कैसे मिले अधिक, केवल इतना रहता है, और वो अधिक आमदनी लेने के चक्कर में मैं प्राकृतिक संसाधनों के स्वरूप को बिगाड़ता हूँ, जैव विविधता को नष्ट करता हूँ, प्राणी मात्र को कष्ट देता हूँ। तो मुझे आशा है कि आप इस विषय को समझेंगे। कृषि एक बहुत ही गंभीर विषय है। केवल हम अच्छी वैरायटी बोएंगे। कई बार हमारे किसान हमसे पूछते हैं कि साहब आलू की सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है, तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि आलू की वैरायटी तो आप खोज रहे हो, ज़मीन की अच्छी वैरायटी कैसे बनानी है? अरे साहब वो तो ज़मीन तो हम क्या करेंगे, क्यों? फसल जो बोगे उसी धरती में बोगे ना जो तुम्हारे बाप से तुमको मिली है। तो आगे आने वाले तुम जब मरोगे तुम अपने बच्चों को दे के नहीं जाओगे। आज़ादी के समय हमारी ज़मीन में जो जीवांश कार्बन था 0.52 से ऊपर था, आज वो 0.3 से नीचे आ गया है। जब 20 साल बाद जाओगे तो 0.1 रह जाएगा। तो आज जो गेहूं की उत्पादन लागत 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की है वो 80,000 हो जाएगी, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तो अच्छी वैरायटी के लफड़े में मत पड़िए। पहले हम माँ की कोख को अच्छा बना दें, फिर अच्छी वैरायटी का मतलब है। अन्यथा अगर माँ की कोख जिसमें आप बीज डालना चाहते हो, बीज तो अच्छा है और माँ की कोख कमज़ोर है, अच्छी फसल कैसे मिल जाएगी? तो हमको बार बार एक ही चीज़ रखना है कि
तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। तो खेती जो कृषि संस्कृति है उसमें हमारा नज़रिया बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम इस धरती के अंतिम व्यक्ति नहीं है, मुझको इतना मुनाफा नहीं चाहिए। जब हम प्रकृति के मुनाफे की बात करते हैं तो प्रकृति हमको स्वयं मुनाफा दे देती है। जैसा कि मैंने फिर बताया, एक बार फिर इसको ध्यान करिए कि 60 साल पहले जो कहते हैं हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, अनपढ़ बेशक थे, लेकिन उस समय खेती उत्तम थी, उत्तम व्यवसाय का दर्जा प्राप्त था खेती को। और आज हम जब पढ़े लिखे हो गए तो क्या हो गया, खेती हमारी बिकाऊ हो गई। आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो ये विषय आपको जन जन तक पहुंचाना है आपका कर्तव्य है, क्योंकि ये धरती माँ करा रही है, प्रकृति हमारी बर्बाद हो चुकी है और उसके परिणाम कौन भोगेगा? ये इंसान ही भोगेगा। और कई बार हम लोग कह देते हैं ना, ये दैवी आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा है। मतलब अपने कुकर्म हम प्रकृति के ऊपर मढ़ देते हैं, अपने कुकर्म हम देवताओं के ऊपर मढ़ देते हैं। ये सारे हमारे किए हुए अपने कर्म हैं और मुझी को भोगना है। परमात्मा ने एक निर्देश दिया था इंसान को, सर्वश्रेष्ठ इकाई हो आपको पूरा अधिकार है अपने स्टाइल से जीने का। लेकिन ये ध्यान रखना, जो करोगे, जो बोगे, वही आपको काटना पड़ेगा। तो आज की तारीख में जो मेरे जीवन में कष्ट है ना, कि उत्पादन की लागत बढ़ गई, संसाधन खत्म हो गए, भोजन जहरीला हो गया, स्वाद नहीं बचा, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, ये दैवीय आपदाएं नहीं हैं, ये मैंने स्वयं रचा हुआ है। तो जो मैंने गलतियां की हैं उन गलतियों को अब सुधारना है, बैल आधारित कृषि की ओर लौटना है, ज़मीन की उर्वरता को बढ़ाना है, खेत की मेड़ को ठीक करके वर्षा के जल का संरक्षण करना है, जलाशय बनाना है और ट्रेडिशनल फसलें उगानी है। क्योंकि धान गेहूँ खा करके जिंदा नहीं रखेंगे, हमको दलहन भी चाहिए, हमको तिलहन भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए। तो शुरू में कहा अपनी आवश्यकताओं के साथ हम केवल गन्ना मतलब चीनी नहीं खाएंगे, हम केवल आलू नहीं खाएंगे, हम रोटी खाएंगे, रोटी के साथ दाल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, थोड़ी सी मिठाई खाएंगे। हम कपड़े पहनेंगे तो इसलिए कपास काटन के वाले भी फसलें होनी चाहिए। हमारे पशु घर में हैं तो उनके लिए चारा वाली फसलें होनी चाहिए, उनके लिए दाने का इंतजाम होनी चाहिए। तो मनुष्य को अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार फसलों का चयन करना है, बशर्ते कि प्रकृति की व्यवस्था में कोई बिगाड़ ना आने पाए। और अगर मैं लालची हो जाता हूँ कि नहीं यार मुझको तो अगले साल जो है बाइक खरीदना है, अगले साल हमको जो है मकान बनवाना है, अगले साल हमको ये करना है, तो क्या करूँगा कि फिर मुझे प्रकृति के वैभव का ध्यान नहीं रहेगा और मैं लालची प्रवृत्ति के साथ जब आगे बढ़ूँगा तो इन तकलीफ़ों से हमको मुक्ति नहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।